सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है पलक और ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बताऊंगा मनुस्मृति की बात और ये पता चलेगा कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है और कैसे ब्राह्मणों को भी उनमें अब मैं एक आप लोगों को बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं इस वजह से ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ मनुस्मृति के पक्ष में अपनी बात रखी है। जो इसमें लिखा है मैं वही आपको बताता हूं, अपने से कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके या उसे अलंकृत करने की कोशिश नहीं करता। और शास्त्र में जो बात लिखी है उसके अपने कारण हैं और उसका अपना सिद्धांत है और उसके अपने तर्क हैं। उसमें न तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है न तो मुझे, किसी को भी नहीं, ऐसा है। पर उससे पहले आपको बताऊं, नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से मैंने जो नया चैनल बनाया है उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। रविवार के लिए आपके जो भी दिमाग में सवाल हो, जो प्रश्न आपके दिमाग में बनता है किसी भी क्षेत्र से, उसे भी अवश्य लिख दिया करिए और रविवार की रात्रि के 8 बजे का कार्यक्रम अवश्य देख लीजिए इसी चैनल पे। इसके बाद किसी भी धार्मिक सदग्रंथ की आवश्यकता हो तो मुझे बेझिझक 9572 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अब पुस्तक के साथ साथ कह रहे पंडित जी रत्न भी भिजवा देना। एक जन थे वो बोल रहे पंडित जी मुझे पुखराज भी चाहिए, वो भी भिजवा देना। तो भगवान आप लोग ऐसे, मैं सिर्फ ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग उसमें जो है वो कोई बोलेगा कि पंडित जी मुझे हीरे जवाहरात के माले भी भिजवा दो, ऐसे ऐसे लोग करेंगे तो कैसे होगा। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ग्रंथ की बात कर रहा हूं। और अगर पढ़ना हो तो ये नहीं सजा करके रखना हो, आपको पढ़ने की इच्छा है, आप खरीद नहीं सकते या मिल नहीं रहा या आपके पास साधन नहीं है या आप कर नहीं पा रहे हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। यहां ये कुंडली है पर उसके पहले मनुस्मृति वाली बात। भगवान मनु ने स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति में ब्राह्मणों में भी 4 प्रकार के ब्राह्मणों के श्रेष्ठतम होने के प्रभाव बताए हैं या उनका तर्क दिया है। पहला, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ है। दूसरा, जो शास्त्रोक्त और शास्त्र यज्ञ आदि कृत्यों का निर्वहन कराता हो, मतलब जो ऐसे कृत्यों में लगा हो या फिर उसको समझने वाला हो। और तीसरा, जो उसको समझने के बाद उसके आधार पर उसके अनुरूप ही अपना जीवन भी जीता हो। शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्र से युक्त कर्म करवा दिए, उसके बाद उसी के अनुरूप जी रहा है, वो श्रेष्ठतर है। और उससे भी श्रेष्ठतम कौन है? तो श्रेष्ठतम हो जाएगा जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानने में लगा है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म को जानता है। इन तीनों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। क्लियर है? अब विद्वान ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है। अब फिर वापस पहले वाले पे, वो वहां पे भगवान ने तर्क दिया है कि क्यों उसे श्रेष्ठ कहा गया है। तत्व को जानने वाला, तत्वार्थ और विधि का विधाता ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा और उसको कोई भी नास्तिक संप्रदाय उसका खंडन नहीं कर सकते। यज्ञ आदि, ज्योतिषोम आदि यज्ञों का जो करता है वो विद्वान होता है और वही उसका अधिकारी होता है, वही विद्वान ब्राह्मण ही करेगा। यज्ञ आदि कृत्यों में विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। अब जरा विचार करके देखिए, आज के समय में इस परिवेश में राजसु यज्ञ हो अगर, वैसे तो वो राजा महाराजा करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ अगर हो तो क्या उसके कर्ता हैं? नहीं है। अब उस तरीके के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे ही नहीं, बहुत कम, बहुत गिने चुने संपूर्ण भारत से होंगे तो बहुत कम ब्राह्मण वैसे मिलेंगे। यही बात है। उसको करने वाला ब्राह्मणों में भी सभी ब्राह्मण ऐसे यज्ञ, महान यज्ञों के कर्ता नहीं हो पाते क्योंकि उनको उसका ज्ञान ही नहीं है। यही बात है, उनके आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया गया है। अब आइए आपको मैं कुंडली पे लेके आता हूं। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये कुंडली धनु लग्न की मैंने यहां दिखाया है। सारे ग्रह इधर बैठे हैं चंद्रमा को छोड़ के। तो सप्तम भाव में शनि, अष्टम भाव में शुक्र
और नवम भाव में सूर्य, बुध और मंगल बैठे हैं। दशम स्थान में गुरु कन्या राशि के, एकादशवें भाव में तुला के केतु। नवमांश कुंडली कन्या लग्न की ही बन रही है, जो यहाँ का दशम भाव का अधिपति है। यहाँ शनि के साथ राहु, मंगल पापक, सूर्य क्रूर, थोड़ी क्रूरता के साथ दाम्पत्य का सुख, और यहाँ पे शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्र, जिसके अधिपति 12 में बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति पीछे बैठे, तृतीय भाव धन भाव के अधिपति के साथ। इसको समझने की कोशिश करते हैं। लग्न के अधिपति का दशम में जाना, चंद्रमा से देखा जाना, जो अष्टम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। व्यक्ति के ऊपर माता का प्रभाव और व्यक्ति के लिए माता की चिंता जायज है। अष्टम भाव के शुक्र जन्म कुंडली में धन भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि लाभ भाव के अधिपति का संबंध धन से बन गया, क्योंकि लाभ के अधिपति अष्टम में बैठे, जो आरंभ में व्यक्ति को थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ जीवन की पटरी पर जीवन को लाने की कोशिश करेंगे, पर एक वक्त के बाद धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ भाव का अधिपति धन को देख रहा है। लाभेश का संबंध जब कभी भी धन से हो जाए तो निश्चित ही व्यक्ति धनवान बनता है, थोड़े देर से सही। लग्न के अधिपति का दशम में बैठना और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 1 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से उनके पास बल की कमी है। इसका अर्थ होगा कि हमें गुरु को बल देना होगा। तो गुरु को बल देने का अर्थ है कि हमें यज्ञ आदि कृत्य करने चाहिए, अपने पितरों को मनाने की आवश्यकता है, भगवान भोलेनाथ को मनाने की आवश्यकता है, एकादशी व्रत करने की आवश्यकता है। संभवतः अगर हो सके तो एकादशी व्रत नहीं कर सकते, 2004 के हैं, ऐसे करना तो चाहिए, कर लेना चाहिए। कम से कम अगर नहीं कर सकते तो रोटी ही खाना चाहिए। उस दिन मांसाहार और लहसुन प्याज वगैरह भी त्याग देने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं कर सकते एकादशी तो कोशिश करें कि करें, पर अगर नहीं कर सकते, अगर बच्चे हैं तो फिर भी आपको कर लेना चाहिए। यहां पे सूर्य मंगल के साथ बुध बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कम से कम धार्मिक है। इनका सूर्य बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति है, भाग्य में बैठा है और भाग्य का कारक केंद्र में बैठा, ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे व्यक्ति अगर चाहे तो इंजीनियरिंग और तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इसके अतिरिक्त वो मैकेनिक्स, इसके बाद वो हार्डवेयर, और उसके बाद वो जमीन से संबंधित कानून की पढ़ाई आदि आदि चीजें कर सकता है। विदेशों के साथ संबंध बनाना, बाहरी लोगों के साथ संबंध बनाना, सरकारी नौकरी की तैयारी करना, सरकार से जुड़ करके कोई काम करना, अर्ध सरकारी क्षेत्रों में काम करना, पिता के साथ जुड़ करके कोई भी काम कर लेना। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं बता दूं तो सरकारी नौकरी के योग बने हैं और बहुत अच्छे बने हैं। बुद्धिमान दक्षिणायन में हैं, इस वजह से कभी कभी पिता के साथ मतभेद होगा, हालांकि यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। चंद्रमा के ऊपर गुरु और चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है, उस चंद्रमा के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति जमीन से संबंधित और कानून से संबंधित कोई भी कृत्य कर सकता है। सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं, क्योंकि शनि और गुरु का संबंध एक ही भाव पे पड़ रहा है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में 12 में, तो व्यय संतुलित हो और बाहर के लोगों से फायदा हो। साथ ही साथ व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है, और जन्म कुंडली में शुक्र के कारण विपरीत राजयोग बना है। ऐसी अवस्था में कई बार माता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है और कई बार व्यक्ति का अनुभव थोड़ा कम काम आता है। वैसे यहाँ पे सूर्य मंगल और बुध में से मंगल की जो डिग्री है वो 20 डिग्री के है और सूर्य 16 डिग्री के, मंगल अस्त हो जाएंगे। इस वजह से हमें बजरंग बली की पूजा, मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ और रविवार को नमक, और साथ ही साथ कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ, ये आवश्यक होगा। इससे आपके दोनों ही ग्रह संतुलित रहेंगे और बहुत ज्यादा है भी नहीं। सूर्य और बुध के कारण यहाँ पे सप्तम भाव बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है धनु लग्न की कुंडली में। यहाँ पे द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली के लिए यहाँ बुध बाधक होंगे। भाग्य भाव में बैठे हैं, अस्त नहीं है, क्योंकि डिग्री में वो 16 डिग्री के नहीं 1 डिग्री के हैं और 16 डिग्री के सूर्य हैं। इसका अर्थ होगा कि बुध आपको बुद्धिमान बनाता रहेगा, तार्किक, समझदार, ज्ञानी, और मंगल भी साथ में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति में वाक्पटुता रहेगी, चंचलता भी रहेगी, चपल भी होगा। और एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, भगवान जो हैं वो चंचल नेत्रों से सबको देखते हैं, पर जो उनमें चपलता करता है उनके साथ, मतलब जो चालाकी करता है भगवान से,
भगवान उनको बिल्कुल भी फूटी आंख भी, मतलब भगवान उनको पसंद नहीं करते। तो यहां पे मंगल भी बैठा है, अस्त है, इस वजह से दिखा दिखा करके धर्म ना करिएगा। और अगर कोई भी धार्मिक कृत्य कर दें या कोई दान पुण्य वगैरह कर दें तो कभी भी किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बताया जाता। जब कभी भी दान वगैरह दे दें, कुछ अच्छा काम कर दें, उसको अपने तक सीमित रखना चाहिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी कोई गलत काम हो जाए तो सबको बता दो, देखो ना मुझसे ये ऐसा हो गया, ओह देखो मुझसे मैंने ये कर दिया, ऐसा बता देना चाहिए। और इससे आपकी कुंडली का मंगल भी ठीक होगा और उसका दोष भी खत्म होने लगेगा। लाभ भाव के अधिपति अष्टम में है, आपका रिसर्च ठीक है पर उसमें और भी मन लगाने की आवश्यकता है। मैंने विषय बताया, आपकी कुंडली में पंचम भाव पे राहु है, ये जरूर ही विद्या अध्ययन में मुश्किलें पैदा करेंगे। कई बार चूंकि मंगल यहां के अधिपति होकर के अस्त हो रहे हैं, इस वजह से परिणाम में दिक्कत होगा। प्रेम संबंधों में ना पड़िएगा, बहुत दिक्कत होता है, कष्ट देता है। आज तक का अनुभव मेरा यही रहा है, जो लोग बोलते हैं कई बार वहां पे आपको इतना ज्यादा भयावह होता है कि अभी परसों तरसों ही कोई कुंडली मेरे पास आई थी, 2004 की या 5 की कोई जातिका थी राजस्थान से, वो रोने लगी बहुत, पंडित जी मुझे बड़ा प्रेम हो गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा बड़ा पागल है मुझे बड़ी हंसी है, मैंने कहा ये क्या, वो मतलब ऐसा बड़ा बेचैन। पर आप एक बार कह दीजिए कि मैं इसी लड़के के लिए बनी हूं, आप एक बार कह दीजिए मैं इसी लड़के से मेरी शादी, मैं यही मेरा फाइनल। मैंने कहा 2004 की लड़की है और ऐसे रो रही है विवाह के लिए संबंध, मुझे बड़ा क्या करना चाहिए तो लोग क्या कर रहे हैं। 2004 के लड़के और 2004 की जातिकाओं को क्या करना चाहिए, अपने अनुभवों से समाज को लाभ तो नहीं दे सकते क्योंकि अनुभव तो है नहीं, पर उस अनुभव को इकट्ठा तो किया जा सकता है जिससे एक वक्त के बाद आप भी समाज को कुछ दे सके। पर यहां वो कुछ दूसरे चीज का अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं जिससे समाज को पता नहीं कुछ फायदा है या नहीं है। पर मेरे कहने का अर्थ है यहां पे इन सब चक्करों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हृदय के साफ हैं, आप धनु लग्न के हैं, आप राजा के पुरोहित बन सकते हैं, आप राजा को दिमाग देने वाला बन सकते हैं, आप तत्वों को जानने वाला बन सकते हैं, आप ज्योतिष बन सकते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, आप धार्मिक हैं, आप राजनेता के सलाहकार बन सकते हैं, नेता नहीं बन सकते, सलाहकार बन सकते हैं। धनु लग्न में लग्न का अधिपति गुरु है और गुरु कभी भी गुरु ही रहता है, देवगुरु बृहस्पति इसके अधिपति हैं। भाव को समझिए और कुंडली के लग्नेश के अर्थ को समझिए। लग्न का अधिपति दशम में बैठा, इसका अर्थ है कि वो जातक को यह कहता है कि आरंभ से ही अपने पैरों पर खड़ा हो, और कई बार वो जल्दबाजीपन में भी रखेगा, ऐसा रखेगा कि मुझे जल्दी ही कुछ करना है, मुझे सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो ये भाव जो व्यक्त होता है वो लग्नेश के दशम स्थान में ही, यही चीज उसे लक्ष्मीवान बना देती है। और धनु लग्न में लग्न के अधिपति गुरु होते हैं, इस वजह से गुरु हमेशा सबको ज्ञान देने की कोशिश करता है और ज्ञान ही देना चाहता है। सदाचरण, सदाचरण से युक्त, धर्म को समझने वाला, विधि को जानने वाला, तत्व को जानने वाला, समाज के रहस्यों को सुलझाने वाला, छुपे और गूढ़ और मंत्र को बात करने वाला, ब्राह्मणोत्तर जीवन जीने वाला, एकदम शुद्ध भोजन करने वाला, नैसर्गिक रूप से कभी भी निराश न होने वाला, सबके साथ हर तरीके से संतुलन बनाने वाला, कभी भी लुका छिपी, भेदभाव, पाखंड, द्रोह, विद्रोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, ये सब नहीं होता। मतलब जब आप तत्वों के आधार पर और ग्रहों के मालिक के आधार पर जब ग्रहों की विवेचना करेंगे या कुंडली का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनके मालिक के प्रकृति को समझिए। मेष लग्न की कुंडली मंगल, मतलब वो साहसी है और वो छरिया है, उसको सिर्फ युद्ध जीतने से मतलब है। मुझे युद्ध जीत करके राजा को यह खबर पहुंचानी है हम युद्ध जीत गए। चंद्रमा, वो मन से कभी भी किसी को जीतना चाहता है, भले अपना सर्वस्व लुटा दे, पर हां उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। मंगल बताए। बुद्ध कौन है? वो बुद्धिमान है, अपनी चपलता से सबको अपने वश में कर लेने वाला है और हमेशा ही अनुभव इकट्ठा करता रहता है। बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति बुढ़ापे तक हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है। किसी को भी छल दे, किसी का भी फायदा उठा ले, किसी का कैसे इस्तेमाल करना है, बुद्ध वालों को बहुत अच्छे से पता होता है। गुरु कौन है? वो ज्ञान देने के लिए लालायित है, वो
उसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कभी भी कुर्सी के लिए लड़ेगा नहीं, वो कहीं भी है वो तत्व को समझ गया है। इस वजह से उसका फर्क, और उसको ये पता है कि सिंहासन और पावदान में कोई अर्थ और कोई अंतर नहीं है। पावदान पे भी बैठा है तो भी उतना ही मस्त है, और सिंहासन पे भी बैठा है उतना ही मस्त है। ये गुरु है। शुक्र उक्ति लगाता है, उक्ति होता है ना, हमारे यहां गांव में कहते थे उकित जागल है, ऐसा बोलते हैं। तो उक्ति लगाता है, दिमाग लगाता है। शुक्राचार्य ने क्या किया था? मृत संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त किया। दोनों एक ही साथ गुरु भी हुए और शुक्र भी हुए, दोनों गुरु हो गए। एक देवताओं के गुरु हो गए, एक दैत्यों के गुरु हो गए। अब वो संपूर्ण रसों के स्वामी हो गए। दुनिया में जितनी भी चीजें आप सुंदर देखते हैं उसका स्वामी शुक्र है, और दुनिया में जितने सुगंध देखते हैं उसका स्वामी शुक्र है। सभी प्रकार के भोगों का कारक ग्रह शुक्र है। और साथ ही साथ शुक्र हमारी कुंडली में कौन है? हमारी कुंडली के परशुराम अवतार। तो विचार करिए, भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा था तब उनके सामने जाकर के उनका विरोध किसने किया था? भगवान परशुराम ने। क्लियर है? और वो परशुराम कौन है? जिसने कितनी बार क्षत्रिय विहीन धरती की थी, है ना? तो कहने का अर्थ है प्रकृति को समझिए कि वो उसका मालिक कौन है। तो जैसे आप मालिक को समझ लेते हैं, शनि कौन है? शनि आपको यह कहा देगा कि मैं तुम्हें वास्तविक जीवन का वास्तविक पाठ पढ़ा दूंगा, है ना? गुरु जो है वो थोड़े बहुत ढील वील कर देंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो क्षमाशील होते हैं, पर शनि क्षमाशील नहीं होते। आपने जैसा किया, देखो इसमें तो कट्टा नहीं होगा, इसमें तो बट्टा नहीं लगना, आपने किया इतना है इतना ही दूंगा, वो तराजू है। हाँ, जितना किया उतना मिलेगा, उससे एक सूत ज्यादा नहीं। सुनार होते हैं वो, कहने का अर्थ होते नहीं, पर ऐसे सोना चांदी का काम भी, आभूषण का काम शुक्र का होता है। पर यहां पे ये बात मैंने इतनी बताई आपको समझाने के माध्यम से। तो ये गुरु हैं, ये दशम स्थान में बैठे हैं, और जन्म कुंडली में धन भाव, तो धन भाव के अधिपति सप्तम में। कल को अगर अपना काम करना हो निसंदेह कर सकते हैं। ससुराल धनवान मिले, पत्नी उम्र में बिल्कुल ही सामान्यतया नजदीक की मिलती हैं, और उसके बाद मन असंतुलित हो सकता है पर उसके पास धर्म है क्योंकि लग्नेश देख रहे हैं, उसके पास जल्दबाजी है क्योंकि मंगल देख रहे हैं, उसके पास न्याय है क्योंकि शनि देख रहे हैं। सीधी बात है। भाग्य भाव के अधिपति भाग्य भाव में, इस वजह से व्यक्ति पास धर्म होगा, आध्यात्मिक चिंतन हो, वो समझदार है, लोगों की सेवा करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ये सारी चीजें हैं कुंडली में। दशमांश कुंडली में मंगल का यहां बैठना थोड़ी बहुत परेशानी के साथ कर्म क्षेत्र आगे बढ़े। लग्नेश का तृतीय भाव में जाना, मेहनत करवाएंगे तब जाकर के सफलता देंगे। यहां राहु बैठे हैं, इस वजह से धन कमाने में आरंभ में थोड़ी दिक्कत होगी, वो यहां से भी स्पष्ट दिख रहा है। और एक बात बता दूं, इस कुंडली में सूर्य की दशा, गुरु की दशा, मंगल की दशा और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। इसके साथ साथ कमजोर जाएंगे इस कुंडली के बुध और थोड़े से कमजोर मंगल। मंगल आपकी कुंडली में अगर अस्त नहीं होते तो कम से कम वो आपकी कुंडली के पंचम भाव का परिणाम संपूर्ण कर देते, पर उन्होंने आपके व्यय को भी कंट्रोल करने से बचाया है, मतलब उन्होंने व्यय थोड़ा बढ़ा दिया है। और कई बार अगर बाहर जाएं, विदेश जाएं, तो ये कुंडली और भी ज्यादा सफल होगी। तो बाहर भी जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस कुंडली में केंद्र में गुरु बैठे हैं, केंद्र में चंद्रमा बैठे हैं, केंद्र में शनि बैठे हैं। दो शुभ ग्रहों का केंद्र में बैठना ठीक होगा, पर एक पापक ग्रह का बैठना उससे ज्यादा भी अच्छा हो सकता है, और हुआ भी है। यहां शनि अति विशिष्ट कारक और दिग्बली होते हैं, इस वजह से, और इनके ऊपर केतु की दृष्टि है। केतु भी अनुभवों के संग्रहकर्ता कहे जाते हैं। इस वजह से आपके पास कम से कम धन कमाने की युक्ति लगेगी, बुद्धिमान होंगे, और अपना काम कैसे शुरू किया जाए, अपने पिता के कैसे सहयोग में शामिल हुआ जाए, ये सब आपको आता है। नवमांश कुंडली के आधार पे, लग्न कुंडली के आधार पर मीन राशि की जातिकाएं, कर्क राशि की जातिकाएं और कन्या राशि की जातिकाएं अच्छी रहेंगी। इस कुंडली के लिए 5 अंक बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए अंक मैंने बताया 5। नक्षत्र रेवती, पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाद अश्विनी, उसके बाद श्रवण, पुष्य, मृगशिरा, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, पर हाँ इतनी बात जरूर कहूंगा कि गुरु यहां नीच के हैं, इस वजह से हमें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां का लग्नेश यहां नीच के नवांश में जा रहा है, और यहां पे वो गुरु 12 में जा रहे हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं होता। ये राहु यहां बैठ करके कई बार आपको परेशान करेंगे, और यहां चंद्रमा और बुध तीसरे भाव में बैठ करके आपसे मेहनत करवाएंगे, तब जाकर के सफलता देंगे। मतलब मेहनत बाकी है। और कभी भी, अभी तो शुक्र की दशा चल रही है,
शुक्र की दशा में व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है और आपको वो स्वीकार करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति आलसी हो, भोगी हो, विपरीत के प्रति आकृष्ट हो और भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है। आप उसको कुछ भी अच्छा कहेंगे, कई बार उसको बुरा लगेगा। इस वजह से बहुत ही सलीके से उसको दबाना है, नहीं तो टूट जाएगा या तो फिर विरोध पे उतर जाएगा। फिर उसको लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा अनुभवी हूं और फिर उसको लगेगा कि नहीं, मुझे कोई बता कैसे सकता है, मेरे पास संपूर्ण ज्ञान जो भरा पड़ा है। तो ये अभी उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। शुक्र की दशा युवा अवस्था में गड़बड़ भी करती है। इस वजह से सावधान, सतर्क और दृष्टि बनाए रखिए तिरछी, ताकि बच्चा क्या कर रहा है आपको पता चलता रहे। इतनी सारी चीजें हैं इनकी कुंडली में। भवन, भूमि, वाहन का सुख, माता के साथ संबंध, पिता के साथ सुख, ये सब बहुत अच्छा है। भाई बहनों का सुख भी इस कुंडली में ठीक होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि भाइयों से संबंध सामान्यतया संतुलन वाले ही हैं। बड़े भाई बहनों का सुख इनकी कुंडली में थोड़ा कम है। वैसे एक बात बता दूं तो इनकी कुंडली में विवाह मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। चंद्र कुंडली के आधार पर और लग्न कुंडली के आधार पर भी ये कुंडली मांगलिक नहीं है। सूर्य की दशा में व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है, स्थापित होगा। और चंद्रमा की दशा में माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। वैसे एक बात बता दूं, पंचम के राहु, मंगल, सूर्य और बुध सबको देख रहे हैं। बहुत ज्यादा तर्क करने लगे तो 2 थापड़ लगा देना ऐसा खींच के, क्योंकि नहीं करना चाहिए। इनको गंभीर बनने की आवश्यकता है। और यहाँ पे राहु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव, चंद्रमा, ये बहुत अच्छा है। पिता के साथ संबंध, माता के साथ संबंध, और साथ ही साथ यहाँ पे कभी कभी आलस्य का भी भाव दिखेगा। काम रुकने का योग भी बना हुआ है। तो अगर एक बार में कोई काम ना हो तो हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में योग अच्छा है। पहले सरकारी नौकरी की कोशिश करिए, पहले खूब डिग्री बटोरिए, खूब पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं। तो व्यक्ति के पास क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव माइंडसेट का है। उसको पता है कि कौन सी चीज जोड़ी जाएगी तो कुछ नया पता चलेगा। ये आपकी कुंडली। बाकी की चीजें, अभी तो बच्चा बड़ा हो रहा है, पर इसके बाद बता दूंगा। सूर्य की दशा बहुत अच्छी होगी 2034 में, और एक योग इनकी कुंडली में 2026 के बाद शुरू होगा। 30 के बाद ये कुंडली और भी ज्यादा बढ़िया बनेगी। अभी मुझे लगता है कि अभी इनको बल की आवश्यकता है। 24 से लेकर के 26 तक का एक काल इनके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बस इतनी बताऊंगा अभी। इसके बाद सूर्य की दशा जब आएगी तो 34 से लेकर के 2040 तक का काल, 6 वर्ष का सूर्य की दशा, उसमें व्यक्ति स्थापित होगा और उसको अपना पाथ दिखेगा और बहुत मजबूती से उस पर चलेगा भी। ये कुंडली है। नवमांश कुंडली में लग्न का अधिपति जो है वो अष्टम में बैठा है। विवाह में आरंभ में अच्छा लगता है, बाद में रस खत्म हो जाता है। फिर वो सोचेगा चलो वृंदावन चले जाते हैं, ऐसा होता है। बस तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।